क्या पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाहें आपके कानों तक भी पहुंची हैं? कई जगहों पर लोगों में एक चिंता सी फैल गई। लेकिन इस घबराहट के पीछे की असली वजह क्या है और क्या भारत सच में एक बड़े फ्यूल संकट की तरफ बढ़ रहा है? चलिए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे इन अफवाहों की, फिर उस ग्लोबल हॉटस्पॉट को समझेंगे जहां से ये सब शुरू हुआ, देखेंगे कि इसका भारत पर क्या असर पड़ा, फिर अपनी सुरक्षा तैयारियों को परखेंगे और आखिर में भविष्य पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने इस सारी चिंता को भड़काया। मतलब वो अफवाहें जिन्होंने पेट्रोल पंपों पर अचानक से हलचल मचा दी। देखिए, बीपीसीएल और आईओसीएल जैसी जो हमारी बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, वो तुरंत सामने आईं और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये खबरें पूरी तरह से निराधार हैं, मतलब बिल्कुल झूठी। उन्होंने क्लियर किया कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और सप्लाई एकदम नॉर्मल चल रही है। अच्छा, अगर कमी नहीं है तो फिर ये बेचैनी, ये पैनिक आया कहाँ से? इसका जवाब हमारे देश में नहीं, बल्कि हजारों मील दूर एक ग्लोबल घटना में छिपा है। तो अब हम चलते हैं दुनिया के नक्शे पर, उस जगह पर जो इस पूरी बेचैनी की असल जड़ है। एक ऐसा इलाका जिसे हॉर्मूज जल डमरू मध्य कहते हैं। ये जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है। ये देखिए, हॉर्मूज जल डमरू मध्य ईरान और ओमान के बीच एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है। ये फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि इसे दुनिया की सबसे जरूरी एनर्जी आर्टरी यानी ऊर्जा धमनी भी कहा जा सकता है। और इस आंकड़े को देखिए, 20%, मतलब दुनिया की कुल पेट्रोलियम सप्लाई का 20%, यानी हर 5 में से 1 बैरल तेल इसी छोटे से रास्ते से होकर गुजरता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ जरा सी भी गड़बड़ पूरी दुनिया में तूफान ला सकती है। और हाल ही में यहाँ हालात बहुत तेजी से बिगड़े। 28 फरवरी को पश्चिम एशिया में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और सिर्फ 2 दिनों के अंदर ईरान ने इस रास्ते से सभी जहाज़ों की आवाजाही पर एक तरफा रोक लगा दी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस रास्ते से गुजरने वाले करीब 59% जहाज़ कच्चे तेल और एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के टैंकर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस रुकावट का सीधा और सबसे बड़ा असर दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर ही पड़ता है। तो चलिए अब इस ग्लोबल प्रॉब्लम को भारत से जोड़ते हैं और देखते हैं कि हजारों किलोमीटर दूर की ये समस्या हमारे लिए इतनी बड़ी बात क्यों है। ये एक आंकड़ा ही सब कुछ बता देता है। भारत अपनी जरूरत का 85% से भी ज्यादा कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है, यानी हम इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। और उस 85% इंपोर्ट में से लगभग 45% तेल, मतलब करीब करीब आधा, उसी हॉर्मुज जल डमरू मध्य से आता था जो अब बंद है। तो कनेक्शन बिल्कुल सीधा है ना? और इसका फौरन असर क्या हुआ? कीमतों में आग लग गई। ब्रेंट क्रूड, जो तेल की कीमतों का ग्लोबल बेंचमार्क है, वो कुछ ही दिनों में करीब $66 से सीधा $84 प्रति बैरल पर पहुंच गया। एक बहुत बड़ा जंप था ये। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि भारत ने इस तरह के झटकों से निपटने के लिए क्या तैयारी कर रखी है। भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो 3 लेयर वाली एक शील्ड की तरह है। पहली लेयर है हमारे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, दूसरी है ऑयल कंपनियों के पास मौजूद कमर्शियल स्टॉक और तीसरी अलग अलग देशों से तेल खरीदने की हमारी पॉलिसी। तो ये पहली लेयर यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स या एसपीआरस, ये बहुत खास हैं। ये असल में ज़मीन के नीचे बनी हुई बहुत बड़ी बड़ी चट्टानी गुफाएं हैं जहां देश में किसी भी इमरजेंसी के लिए कच्चा तेल स्टोर करके रखा जाता है। ये हमारा सीक्रेट बैकअप है। इस वक्त भारत के पास 3 जगहों पर ये एसपीआरस हैं, विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पाडूर में। और इन तीनों को मिलाकर हमारे पास 5.33 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल को स्टोर करने की क्षमता है। ये तैयारी के स्केल को दिखाता है। तो इस रिजर्व का सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर दुनिया से तेल की सप्लाई पूरी तरह से एकदम से रुक जाए तो भी सिर्फ इस स्ट्रेटेजिक रिजर्व से देश की ज़रूरतें 9.5 दिनों तक पूरी की जा सकती हैं। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ पहली लेयर थी। जब हम इसमें ऑयल रिफाइनरियों के पास मौजूद उनका अपना कमर्शियल स्टॉक भी जोड़ देते हैं जो लगभग 64.5 दिनों का है, तो भारत के पास कुल 74 दिनों का एक ज़बरदस्त सेफ्टी बफर है। ये बहुत बड़ी राहत की बात है।
और तीसरी और शायद सबसे स्मार्ट लेयर है डाइवर्सिफिकेशन। भारत ने हॉर्मोज जलडमरू मध्य पर अपनी निर्भरता को समझदारी से कम किया है। जहां पहले इस रास्ते के अलावा दूसरे सोर्सेज से 60% तेल आता था, वहीं अब ये आंकड़ा बढ़कर 70% हो गया है। तो हमने समस्या को समझा और भारत की तैयारियों को भी देखा। अब सवाल ये उठता है कि हम इस पूरी तस्वीर से क्या सीख सकते हैं और आगे की राह कैसी दिखती है। और सरकार का भी यही कहना है। पेट्रोलियम मंत्रालय का ये बयान साफ करता है कि स्टॉक को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है और सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता देश के कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा करना है। तो बॉटम लाइन ये है कि अफवाहों के बावजूद भारत की मल्टी लेयर्ड एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी इस संकट का सामना करने के लिए काफ़ी हद तक तैयार है। हमारी एनर्जी शील्ड इस बार तो मजबूत साबित हुई, लेकिन ये घटना एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। क्या हम हमेशा ग्लोबल झटकों के लिए ऐसे ही वल्नरेबल बने रहेंगे, या ये संकट हमें एनर्जी के नए आत्मनिर्भर रास्तों की तरफ तेजी से बढ़ने के लिए मजबूर करेगा? भविष्य शायद इसी सवाल के जवाब में छिपा है।